A very good morning, class 12th. Today I will be teaching you how to make the standard solution of Mohr salt, and in the next video we will do the standard solution of oxalic acid. For your titrations of redox titrations, you require one solution to be prepared yourself, and one solution, that is KMnO4, is always provided by the school. So you will be required to prepare Mohr salt solution. I am doing the preparation of 100 ml because we have a vessel of 100 ml. 100 ml of M/20 Mohr salt solution. Now what is this Mohr salt? Mohr salt formula has ferrous sulfate, ammonium sulfate with 6 water molecules. अब बेटा क्योंकि इसमें ferrous है इसलिए ये colored होगा, इसमें 6 water molecules हैं इसीलिए ये crystalline भी होगा. Molecular mass if you calculate for this, इसका chemical name ferrous ammonium sulfate with hexahydrate. Molecular mass definitely ज़्यादा आएगा बेटा, इतना बड़ा formula है तो mass तो ज़्यादा आएगा ही. Now, to prepare the solution, आपके पास molarity की information है, which is M/20. Molarity is equal to moles of the solute, B is for solute, divided by volume of the solution to be taken in liters. What is moles? Weight of the solute upon molecular mass of the solute divided by volume of solution in liters. Formula में डालें तो molarity कितना है? 1/20 दिया हुआ है. Weight of solute तो हमको निकालना है कि कितना weigh करना है. 392 is the mass of this which you should learn. तो ये रहा 392. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज ओनली 100 ml, दैट इज व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग. पर बेटा ये लीटर में लेना है तो डिवाइड बाय 1000, तो इसके ऊपर 1000 ले लिया. इसको आप कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हो, तो WB की वैल्यू निकाल लो, और एल्स मैं रीअरेंज करके इसको देख रहे हैं. तो वेट ऑफ सोल्यूट की वैल्यू क्या आएगी? मोलैरिटी इंटू ये यहाँ ले जाऊँ तो मॉलिक्यूलर मास इंटू ये यहाँ ले जाऊँ तो वॉल्यूम इन लीटर्स. सो द फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी वेट ऑफ द सोल्यूट दैट यू वांट टू वे इज इक्वल टू the molarity which is given to you into molecular mass which you should know multiplied by volume in liters. आपके स्कूल में अगर 250 ml वाला है तो 250 ml वाला यूज करेंगे, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली 100 ml का वेसल होता है मेजरिंग फ्लास्क, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर वन सेट ऑफ टाइट्रेशंस. सो 1/20 इज गिवन टू यू, बनाना है. 392 इज द मॉलिक्यूलर मास. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बना रहे हैं? 100 ml, बट लीटर्स में लेना है तो 100/1000. इसको क्विकली कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, तो आपकी वैल्यू 1.96 आ जाएगी इफ you are preparing 100 ml. Now we will do the preparation of the solution. For this you require a digital balance. Digital balance में 0.00 तक रीडिंग आ जाए तब स्टार्ट करिएगा. You can use a paper to weigh, you can use a filter paper to weigh, you can even use a watch glass, whatever is asked by your teacher or the way you want to do it. ये रखा तो पहले हमको पेपर का मास चाहिए. As you can see that the mass of the paper is 0.91. ये रहा मास. द वेट ऑफ द फिल्टर पेपर इज 0.91. अब इसके अंदर मुझे मोहर सॉल्ट डालना है. मोहर सॉल्ट कितना लेना था बेटा? 1.96. तो दोनों को जोड़ लो, ऐड करो, यू एंड अप इन 2.87 हमको टोटल चाहिए. तो फिल्टर पेपर का वेट और मोहर सॉल्ट का वेट टोटल मिलके 2.87 होना चाहिए. सो नाउ आई विल स्टार्ट एडिंग द मोहर सॉल्ट टू द पेपर. मोहर सॉल्ट होता क्या है? ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है. ब्लैक कलर का बॉक्स होता है. पॉलिथीन के अंदर ये होता है बिकॉज इट इजीली अंडरगोज एरियल ऑक्सीडेशन, इसलिए केयरफुली हैंडल करना होता है. एज आई सेड इट इज ग्रीन कलर्ड सॉलिड, ऑल्सो इट शुड बी क्रिस्टलाइन. यू कैन सी इट इज सो फाइन. नाउ आई विल स्टार्ट एडिंग इट टू माई पीस ऑफ पेपर. कब तक? जब तक 2.87 हो जाए. टू 2.87 तक बेटा थोड़ा सा ध्यान से डालना. 2.87. अब क्या बढ़िया. कैन यू सी एग्जैक्टली 2.87 आया है. बट बेटा 2.88 भी आ जाए ना तो फिक्र मत करना. 2.87 ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा अगर हो गया तो नॉट टू वरी मच. ठीक है. नाउ केयरफुली यू विल ट्रांसफर द सॉल्ट टू द मेजरिंग फ्लास्क. ये मेजरिंग फ्लास्क है. मेजरिंग फ्लास्क कांच का भी होता है, मेरे पास प्लास्टिक का, और इसमें यहां पर एक मार्क होता है. यहां तक आपको वॉल्यूम एडजस्ट करना होता है. दिस इज द फनल. So you will put the funnel onto the measuring flask. Carefully transfer the salt that you have weighed through the funnel into the measuring flask. फिर जब हम मोर सॉल्ट सोल्यूशन बनाते हैं ना तो हमको थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है बिफोर एडिंग वाटर. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का पर्पस है टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस. कितना डालना है? 2 to 3 ml डाल सकते हैं. सो दिस इज माई 2 to 3 ml रफली. 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ. ये इसमें डाल दो ताकि इट गेट्स वेट एंड प्रिवेंट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ द मोर सॉल्ट. डाल दे. नाउ आई नीड टू ऐड वाटर टू इट. तो वाटर को ना पहले थोड़ा सा साइड से डाल देना कि अगर कोई क्रिस्टल रह गया हो तो इसमें चला जाए. फाइन. थोड़ा सा वाटर डालने के बाद प्लीज शेक इट प्रॉपर्ली सो दैट दिस डिसॉल्व्स.
उसके बाद यू कैन ऐड द रेस्ट ऑफ द वाटर। बेटा यहाँ तक भरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब यहाँ पे आ जाएगा ना वाटर तो बहुत फास्ट राइज होगा, तो यहाँ पर आने के बाद यू कैन ऐड इट विद ड्रॉपर। सो आई एम एडिंग द वाटर into this flask. As you can see, the water is being added. Press करके and I will stop at this. You can stop anywhere at this. Fine. इस पर मैं रुक गई, क्यों? Because this part is tricky. यहाँ पर अगर overshoot हो गया तो दोबारा solution बनाना पड़ेगा. So my advice is कि आप थोड़ा सा water test tube में ले लेना और फिर उसको dropper से you can use to add it. This is the dropper. Please pay attention. I am adding it. Can you see the level rising? Can you see the level of water rising? Of course, you must be able to. सिर्फ ये इस पॉइंट तक आ जाएगा, उतना ही डालेगा बेटा, ड्रॉप वाइज डालना ताकि वो उसका लोअर मेनिस्कस उस पॉइंट पर आ जाए. That's it. Your solution is ready. You can shake it and please don't forget to transfer into a beaker and then use. क्योंकि बेटा ये अभी homogeneous नहीं है, ऊपर डाइल्यूट है, नीचे कॉन्सेंट्रेटेड है. सो यू विल ट्रांसफर इट टू अ बीकर. आई सेड डोंट फॉरगेट टू ट्रांसफर इट टू अ बीकर, ओनली देन विल यू यूज इट. इज दैट ओके? फाइन, अंडरस्टूड. With this, I end the preparation of standard solution of Mohr salt. Next video would be on the standard solution of oxalic acid. Thank you. Do well in life. Bless you loads. A very good morning, class 12th. The agenda for today's class is to learn the procedure for the titration of KMnO4 versus oxalic acid. Now, since it's a titration, you require a burette. The protocol for a burette is always to wash it with water first. See that the nozzle is closed. The first step is to add water and then roll and wash it into the sink from the top as well as from the bottom, so that the nozzle also is cleaned. That is always the step 1 of your burette, to wash it with water. Second step involves the solution KMnO4. Burette has KMnO4. Add a little amount of KMnO4 to rinse your burette so that the concentration does not change. So you will add a little bit, pass it through the nozzle some amount, roll and rinse it into your sink. That makes it the burette is rinsed. Now you can fill up the burette with the help of a funnel. You will fill it only up to the eye level. That is more than enough. And you will record its reading and then move ahead. So this is my burette. As you can see, my reading is 13.5. Can you see the reading is between 13 and 14? It is exactly at the center of 13 and 14. So the reading is 13.5. Fine. Now you can put it onto the clamp. This is the clamp. You have to press this, shift your burette in between and then clamp it up. Now once this is ready, you require a conical flask. For the conical flask, the protocol is only to wash it with water, nothing else. Only water wash. This is also known as your titration flask. The third thing that you require is a pipette. I have a pipette which is 10 ml pipette. And what is the protocol for this? For this, you need, firstly, you need to wash it with water. So I have taken some water and I will suck it in and discard, so that this gets washed with water. Now you need to use the pipette to measure oxalic acid. This is the self-prepared oxalic acid in the measuring flask, and you need to transfer it into a beaker before you use it. So whenever you are asked to prepare any solution, you will transfer it into a beaker, only then when you use it. This solution is transferred. You can now take 10 ml of the oxalic acid. In this case, what you need to do is, you can overshoot it, and then this is much above the mark. The cut mark in the burette, in the pipette is here. And my solution is up to this level. So I need to loosen my tension in the finger so that this falls down and it has reached the level of the burette. I will require to redo it up so that it reaches the cut mark. No, there is sufficient tension, so it does take some time.
Yeah, now it is fine. It is slowly moving down, you can see, and it will reach the cut mark at this point. And then you can transfer it to your water washed beaker. You can water washed beaker and you can add your oxalic acid to it. Once the oxalic acid is added, the last end, you just need to touch the bottom surface of the conical flask twice to cause whatever can go. Rest of it remains incorporated. Now you require 1 test tube full of dilute sulfuric acid for the titration because an acidic medium is needed. 1 test tube full. This is it. Roughly 1 test tube full of sulfuric acid is to be added to oxalic acid before you begin the titration. That's point number 1. For all KMnO4 titrations, an acidic medium is required by means of dilute sulfuric acid only. For oxalic acid, since the reaction is slow, you require to heat it. For heating the oxalic acid and the sulfuric acid together, how much are you supposed to heat can only be understood once the inner edges of your titration flask develop droplets. These are the water droplets which were already there. You have to heat it till you can see some droplets on the neck of the titration flask. Since it's cold, it will take you some time to heat, so you will have to wait for it to be heated. Yeah, can you see? There will be water droplets developing on the neck. Till then you have to heat it. Only then can we start the titration, not otherwise. The temperature is around 60 to 70 degrees for you to start the titration. You can see the neck has got fumes here which shows condensation of the water vapors on the neck here. Can you see this part? This clearly shows water vapors on the inner walls of the neck of the titration flask. This is the point where you will stop heating. Please do not heat it to the boiling temperature. It has only to be heated till 60 to 70 degrees. That is the requirement. After which you can start your titration. This is the first reading. We had started with 13.5. You can start adding. The initial addition should always be dropwise. Now, after that you can add it fast. The reason is, initially Mn2 positive needs to form because that acts as an autocatalyst in this titration. So, once this Mn2 positive is formed, after that you can add KMnO4 at a faster speed till you get a permanent lightest possible pink. As you can see, if you leave it, this develops a pink color at the bottom. Since I have no clue about the reading, I am adding it till I get a permanent pink. It's vanishing. Still vanishing. Still vanishing. Still vanishing. You will keep adding till you get a permanent, persistent pink, which I think we should be about to reach because it is taking me time to remove the color. So we should be in a position to reach the lightest pink any time now. Almost reaching the lightest possible pink. Another 1 or 2 drops and you will get your lightest possible pink. That's it. It is not going off, and that's the end point. This is where you will stop your titration and take down the reading. Such 3 titrations are to be done and 2 same values will be used for calculations. In this case, my reading is 32. From 13.5 it was 32, which means my reading is much higher, and this value I will note it down. I will restart the titration and do at least 3 titrations till I get the same volume at least 2 times. This is how you are going to perform your titration for your board practicals. With this, we come to an end of this titration, and I hope you've understood. Please stay safe, please stay blessed. Bye. बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर बेस्ड है. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ इम्पॉर्टेंट
टाइट्रेशन पार्ट फॉर द प्रैक्टिकल वर्क इन 12th क्लास। इसके लिए सबसे पहले जो नॉन सॉल्यूशन है वो हमें बनाना पड़ेगा। मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट होता है जिसमें यदि सॉल्यूशन की मोलारिटी आपको टीचर ने दी है 1/40 और आपके पास जो फ्लास्क है वो 100 ml का है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वेट कैलकुलेशन मोहर सॉल्ट की। तो आप देख सकते हो मोहर सॉल्ट का मोलर मास होता है 392, मोलारिटी है 1/40 एंड वॉल्यूम हमें बनाना है सॉल्यूशन का 100 ml। हमने मोलारिटी का फॉर्मूला यूज़ किया और वहाँ से हमने मास कैलकुलेट किया मोहर सॉल्ट का। नाउ दैट इज़ 0.98 ग्राम्स। अब इस 0.98 ग्राम वेट को हम मोहर सॉल्ट को वेट करेंगे वेइंग बैलेंस पर। सबसे पहले एक पीस पेपर का रखेंगे और उसका वेट कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि बैलेंस पर कितना आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 0.36। इसे हम 0.98 जो हमने मास वेट करना है मोहर सॉल्ट का उसमें ऐड कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1.34 ग्राम। तो एक्चुअली हमें 1.34 ग्राम वेट करेंगे मोहर सॉल्ट का, जिसमें पेपर का मास भी ऐड हो चुका है। मोहर सॉल्ट जो है वो एक डबल सॉल्ट होता है विच इज़ हैविंग द फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ हमने इसका वेट ले लिया 1.34 अप्रॉक्सीमेटली, और इसे अब हम एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में विद द हेल्प ऑफ फनल डालेंगे। फनल की हेल्प से इसे डालना चाहिए ताकि क्रिस्टल्स जो हैं वो इधर उधर ना गिरें। देन थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ऐड सल्फ्यूरिक एसिड इन इट। क्यों डाला हमने सल्फ्यूरिक एसिड? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसके ऑक्सीडेशन से, फेरस के ऑक्सीडेशन से इसे बचाता है। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके देन हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसके क्रिस्टल्स को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द होमोजेनस सॉल्यूशन ऑफ फेरस डबल सॉल्ट इन द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। जैसा कि आप देख रहे हो क्रिस्टल्स को डिज़ोल्व किया जा रहा है। और फिर इसे अप टू मार्क 100 ml के मार्क यहाँ पर दिया हुआ है फ्लास्क पर, वहाँ तक इसका वाटर फिल कर देंगे। तो इस टाइप से हमने क्या किया, सॉल्यूशन बना लिया मोहर सॉल्ट का। तो अब देखते हैं कि मोहर सॉल्ट के सॉल्यूशन से हम टाइट्रेशन कैसे करेंगे। मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है हमने एक बीकर में निकाल लिया। बीकर में निकाल लेंगे सॉल्यूशन को ताकि पूरा सॉल्यूशन एक जैसे कंसंट्रेशन का हो जाए। अब ब्यूरेट लेंगे। ब्यूरेट को पहले वाटर से रिंस करते हैं। ये हमने एक बीकर को सिंक की तरह माना है। इसमें हम पहले ब्यूरेट से क्या करेंगे, वाटर से उसको वाटर से वॉश करेंगे। एंड उसके बाद जिस सॉल्यूशन से हमें टाइट्रेशन करनी है, जैसे यहाँ पर हमें KMnO4 से करनी है, तो KMnO4 के सॉल्यूशन से भी रिंस करते हैं और नीचे से ही ऑन करेंगे इसका नोजल ताकि बबल्स भी, एयर बबल्स भी उसमें से निकल जाए। अब KMnO4 से इसे रिंस करेंगे। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी हमें टाइट्रेशन करके मोलारिटी और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। अननोन सॉल्यूशन हमेशा, अननोन क्या होता है, जिसकी स्ट्रेंथ मोलारिटी हमें फाइंड आउट करनी हो। अब हम KMnO4 को ब्यूरेट में फिल करेंगे जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है, और आप इसका देख सकते हो
अपर मेनिस्कस लेते हैं, हमेशा डार्क कलर सॉल्यूशन का हमेशा अपर मेनिस्कस देखना चाहिए लेवल करने में, 0 तक उसे किया। एंड देन कॉनिकल फ्लास्क में हम पिपेट आउट करेंगे मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। केमेनोफोर का जो मेनिस्कस हमने यहाँ पर देखा वो हम लोअर मेनिस्कस देखते हैं कलर सॉल्यूशंस का, जो गलती से शायद मैंने अपर मेनिस्कस बोल दिया है, कलरलेस सॉल्यूशन का हम अपर मेनिस्कस देखते हैं। नाउ हमने क्या किया, मोहर सॉल्ट का पिपेट आउट किया सॉल्यूशन, 10 ml का हमारा पिपेट है। अब इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। यदि आपका पिपेट 20 ml का हो तो आप फुल टेस्ट ट्यूब डालोगे, और यदि आपका पिपेट जो है वो 10 ml का है तो हाफ टेस्ट ट्यूब अप्रॉक्सीमेटली उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो टाइट्रेशन है वो एसिडिक मीडियम की टाइट्रेशन है। इसके लिए एसिडिक मीडियम लेना है हमें H2SO4 से। अब 4 ऐड करेंगे सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप, और धीरे धीरे कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है उसे शेक करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। एज वी नो हमें यहाँ पर टाइट्रेशन में क्या लाना है, एंड पॉइंट लेके आना है। व्हाट इज एंड पॉइंट, जब कलरलेस से पिंक कलर आ जाएगा सॉल्यूशन का, दैट विल बी कॉल्ड एज एंड पॉइंट। तो ये हम इसका केमेनोफोर का पिंक कलर जैसे ही आएगा तो वो एंड पॉइंट हो जाएगा, टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। देन हम ब्यूरेट से वॉल्यूम जितना भी डिफरेंस है इसका 0 से जहाँ तक पॉइंट है वो वॉल्यूम नोट कर लेंगे, एंड इस वैल्यू को हम मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 में यूज़ करके अननोन सॉल्यूशन जो केमेनोफोर था उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।